हेलो स्टूडेंट, टीके स्टडी क्लासेस की यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे जो ज्योग्राफी के अंदर जो वायु परिवहन की हम बात करेंगे। और आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, तो मेरे साथ जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। देखिएगा, भारत में पहली बार वायु परिवहन की जो शुरुआत है वो 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के मध्य डाक के लिए जाया गया था। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि भारत में पहली जो वायु परिवहन की जो शुरुआत है 1911 में इलाहाबाद से नैनी, जो दोनों स्थान है दोस्तों वो उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर प्रदेश में ये चलाए गए थे, जो डाक ले जाया गया था इसके अंदर। ठीक है, अगर हम विश्व स्तर की बात अगर करें तो देखिएगा, विश्व में आधुनिक विमानन की शुरुआत 21 नवंबर 1783 को ग्रेड फेयर बंधुओं यानी कि गैसीय गुब्बारों द्वारा संचालित किया गया था। यानी ग्रेल फेयर जो बंधु थे, ब्रदर्स थे, उन्हीं के द्वारा जो गैसीय गुब्बारों के द्वारा उड़ान भरी थी। तो ये 21 नवंबर 1783 ईस्वी में पहली बार ये शुरुआत की गई थी। लेकिन अगर हम प्रथम अनवरत यानी कि लगातार और नियंत्रित विमान का श्रेय अगर देखें तो राइट ब्रदर यानी कि राइट बंधु थे। उन्होंने 1903 में ये जो कहने का मतलब है वायु परिवहन की उन्होंने के द्वारा शुरुआत की गई थी। तो 1903 से ही ये प्रारंभ होती है। ठीक है, देखिएगा आगे हम बात करते हैं। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो विमान पतन है दोस्तों, ये चाइना के अंदर है। उसका नाम है दाओचोयांदिंग। ठीक है, तो इसका क्या नाम है, दाओचोयांदिंग है। ये विश्व का सबसे ऊंचा विमान पतन है। अगर हम भारत की अगर चर्चा करें तो भारत में ऊंचाई पर स्थित जो विमानन पतन है वो है आपका कुशान बाकुड़ा रिम्पेछे। ठीक है, यानी कि कुशॉन बाकुड़ा रिम्पेछे है, आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। अगर प्रॉपर देखें तो वे लेह के अंदर है। तो याद रखिएगा, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो विमान पतन है दाउचो यांदिंग है, वो चाइना में। और भारत का सबसे ऊंचा वायु पतन देखिए तो कुशान बाकुड़ा रिम्पेछे, तो ये है। यातायात की दृष्टि से विश्व का सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट देखें, यानी कि जो यातायात की दृष्टि सबसे जो व्यस्तम एयरपोर्ट है अटलांटा है, आपका यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। भारत में यातायात की दृष्टि से सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट की अगर बात करें तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट हमारे जो दिल्ली के अंदर है। ठीक है, देखिएगा उड़ान योजना का एक थीम है, एक नारा है, वो है उड़े देश का आम नागरिक। तो ये जो थीम थी दोस्तों, ये 21 अक्टूबर 2016 को ये थीम बनाई गई थी। और उड़े देश का आम नागरिक ये इसकी, तो ये इसका नारा था। ठीक है, 1953 में भारतीय वायु परिवहन का दोस्तों क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था 1953 में। देखिए भारत में 3 प्रकार के वायु परिवहन है, एक एयर इंडिया है, एक पवन हंस हेलीकॉप्टर्स है और एक निजी क्षेत्र की है। ठीक है, तो देखिएगा एयर इंडिया के वायु मार्ग की अगर चर्चा करें तो एयर इंडिया की स्थापना 1947 में किया गया था। इसका जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 अगस्त 1953 में किया गया था, यानी कि ये सरकारी सेवा में है। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ से तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। देखिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा होता क्या है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा ये होता है यानी कि ऐसा हवाई अड्डा जहाँ पर कार्बन का सबसे कम उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा हम कह सकते हैं। तो देखते हैं इसको। देखिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा का तात्पर्य है ऐसे हवाई अड्डे से है जहाँ पर कार्बन को कम करने संबंधी विधियों का क्या कर दिया गया, प्रयोग किया गया है। तो उसको हम ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम कहें कि भारत का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है ये आपके राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है आपके हैदराबाद में। तो ये भारत का ही नहीं, एशिया का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है जो कार्बन को कम करने की विधियों का प्रयोग करते हुए संचालित है। ठीक है, जुलाई 2012 में जोधपुर हवाई अड्डे को भी ग्रीनफील्ड के रूप में
विकसित करने की अनुमति भारतीय वायुसेना द्वारा प्रदान की गई है। तो याद रखिएगा, हमारे जोधपुर राजस्थान के अंदर भी दोस्तों अब ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनने जा रहा है। देखिए दोस्तों, पूर्वोत्तर क्षेत्र में यानी कि पूर्व और उत्तर क्षेत्र में जो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे हैं, देखें तो कौन कौन से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे हैं। एक आपका सिक्किम है, यानी कि इसको बेरुयांग हवाई अड्डा कह सकते हैं। एक आपका नागालैंड के अंदर है, इसको चेतो हवाई अड्डा कह सकते हैं। और एक अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर हवाई अड्डा है। तो ये तीन ऐसे हैं जो आपके उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर भारत के तीन ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे हैं। देखिए दोस्तों, भारतीय हवाई अड्डों को 4 श्रेणियों में हम बांट सकते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी का हो सकता है, एक बड़े हवाई अड्डे हो सकते हैं, और एक आपका मध्यम श्रेणी का, और एक छोटे हवाई अड्डे होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है, आपके मैपिंग का आपका क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं वो आपका इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है, ये कहाँ है, आपके दिल्ली के अंदर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर है। सांताकुंड छत्रपति हवाई अड्डा है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। और मीनाम्बक्कम है हवाई अड्डा आपका चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है। ये आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो गए। अब बड़े आकार के हवाई अड्डों की चर्चा करें तो दोस्तों, ये आपका जयपुर, लखनऊ, वाराणसी, अगरतला है। ये क्या है, बड़े आकार के हवाई अड्डे हैं। जयपुर राजस्थान, लखनऊ उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश, अगरतला कहाँ आपका जो ईटानगर है, अगरतला आपका सिक्किम के अंदर दोस्तों। तो ये है। इसके साथ ही मध्यम श्रेणी के देखें तो मध्यम श्रेणी के इलाहाबाद, औरंगाबाद, भुवनेश्वर और भुज, ठीक है। तो ये कहाँ के हैं, मध्यम श्रेणी के। छोटे हवाई अड्डे देखिए, सतना, सोलापुर, जोधपुर, जबलपुर, झांसी। सतना महाराष्ट्र, सोलापुर महाराष्ट्र, जोधपुर राजस्थान, जबलपुर मध्य प्रदेश, झांसी आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऐसे ही मध्यम श्रेणी के देखिए, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, औरंगाबाद महाराष्ट्र, भुवनेश्वर उड़ीसा और भुज जम्मू एंड कश्मीर में। ओके दोस्तों, हम यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं कि जो राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति 2016 में बनाई गई थी, उसके क्या क्या पर्पस थे, उद्देश्य थे, और उसमें क्या क्या योजनाएं बनाई गई, वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपका घरेलू उड्डयन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली जो राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति है वो 15 जून 2016 को घोषित की गई है। तो ये 15 जून 2016 को पहली राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति बनाई गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, उसको हम देख लेते हैं। भारतीय नागरिक उड्डयन के मामले में देश में 2022 तक 90 से तीसरे स्थान पर बड़ा बाजार बनाना है। वाणिज्यिक उड़ानों के लिए हवाई अड्डों की संख्या 2016 से 77 से बढ़कर 2019 में 127 कराना है। विमान सेवाओं की पहुंच आम आदमी तक आना है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे व हेलीकॉप्टर अड्डों का विकास करना है। और नागरिक उड्डयन क्षेत्र में मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देना है। तो ये तो हमने बात कर ली है, जो वायु परिवहन की बात कर ली है। अब यहाँ से हम कुछ एक टॉपिक और कवर कर लेते हैं। तो एक है आपका टॉपिक है संचार एवं संचार सेवा, या हम कह सकते हैं संचार का जाल है। ओके, देखते हैं इसके बारे में। देखिए, संचार सेवा और जाल की अगर बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियो की बात करते हैं, ठीक है। देखिएगा, रेडियो की अगर हम बात करें तो देखिएगा, रेडियो है, ये पहला टॉपिक है इसके अंदर, संचार सेवा और जाल के अंदर है। देखिए, देश में जो रेडियो का जो प्रसारण है वो 1923 में जो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा प्रारंभ किया गया था। पहला देश के अंदर 1923 के अंदर एक क्लब था, उसका नाम है रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, ठीक है। तो रेडियो का जो प्रसारण है वो 1923 के अंदर जो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा प्रसारित किया गया था, जिसे 1936 में जो ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में जो आकाशवाणी में बदल दिया गया था। दोस्तों, ये आपको याद रखना है कि जो आपका जो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे है उसको 1936 में ऑल इंडिया रेडियो और 1957 में आकाशवाणी में बदल दिया गया था। ऑल इंडिया रेडियो जो है वो सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन के विभिन्न कार्यक्रम का क्या करता है, प्रसारण करता है। तो ये तो रेडियो की हमने बात कर ली है। अब दूसरी बात अगर करें तो दूसरा है आपका टेलीविज़न, ठीक है। देखिएगा, टेलीविज़न की बात करते हैं। टेलीविज़न है, यानी इसको हम टीवी कह सकते हैं।
ठीक है, इसकी बात अगर करें, यह संचार का एक प्रभावी ऑडियो विजुअल साधन है, यानी कि श्रव्य और दृश्य, यानी कि इसमें सुना भी जाता है और उसको देखा भी जाता है। तो ये एक ऑडियो विजुअल जो साधन है, जो टीवी जो सेवा है, वो सर्वप्रथम 1959 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रारंभ की, यानी कि दिल्ली के अंदर प्रारंभ किया गया था। और इसी को 1976 के अंदर टीवी को ऑल इंडिया रेडियो से पृथक कर उसको दूरदर्शन यानी कि डीडी के रूप में विकसित किया, यानी दूरदर्शन यानी डीडी नेशनल चैनल के रूप में इसको विकसित कर दिया गया था। तो ये तो टेलीविज़न की बात हो गई। अब तीसरी बात अगर करें तो देखिएगा, तीसरी बात अगर करें तो यहाँ पर देखिएगा, उपग्रह उपग्रह भी एक संचार का साधन है। उपग्रह संचार, यहाँ पर बात करते हैं उपग्रह की। देखिए, ये संचार की एक नवीन विधि है, यानी कि न्यू मेथड है ये जो संचार का। भारतीय उपग्रह प्रणाली रेडियो के आधार पर दो भागों में उसको डिवाइड करके हम देखते हैं। देखिएगा, एक है आपका इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है, इंडियन सैटेलाइट सिस्टम है। दूसरा है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम है, ठीक है। तो ये है, इसके दो भागों में डिवाइड किया है। और इनसेट उपग्रह प्रणाली की स्थापना 1983 यानी कि 1983 में, जबकि IRS उपग्रह प्रणाली की स्थापना 1988 में की गई। IRS का मतलब हुआ इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है। तो ये इसकी स्थापना की गई है। तो आज हमने पढ़ा है जो एक तो वायु परिवहन के बारे में, और एक आपका जो संचार सेवा और जाल के बारे में, ठीक है। और कल हम इस टॉपिक यानी कि अपना जो 10वां लेसन उसको कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो अच्छा लगा है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो अपना TK स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो हम कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार।